बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप थ्योरी है। थ्योरम पेज नंबर 15। If the order of a group is a composite number, then it has proper subgroups. If the order of a group is a composite number, then it has proper subgroups. Proof: let G be a group such that order of G is a composite number. कंपोजिट का मतलब क्या है कि आपके पास n जो है अपने से दो छोटे नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल है। जैसे आपके पास 6 है, वो अपने से छोटे दो नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल है। ऐसे ही n जो है ये अपने से, इनके p भी n से लेस है ग्रेटर देन 1 है, q भी n से लेस है ग्रेटर देन 1 है। जिसको आप तोड़ के दो हिस्सों में लिख सकें, ये कंपोजिट नंबर है। दो केसेस है आपके पास। केस 1, अगर तो g साइक्लिक है, इफ g इज साइक्लिक, अगर तो g साइक्लिक ग्रुप है, फिर क्या होगा? तो इसका मतलब g जो है वो सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड है और g इसके जनरेटर का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। चूँकि n जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो इसका मतलब है n इज़ इक्वल टू पी क्यू सच दैट p और q ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ p भी डिवाइड कर रहा है q को n को, और q भी डिवाइड कर रहा है n को। और आपने पीछे थ्योरम पढ़ रखा है कि फिर आपके पास ग्रुप के ऑर्डर के, अगर कोई ग्रुप जो है वो साइक्लिक है, तो उसके हर फैक्टर के कॉरस्पॉन्ड आपके पास ग्रुप के दो सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। और वो किन पक्ष से जनरेट होते हैं? इन्हीं जिनसे आप जो आपके पास फैक्टर्स हैं, इन्हीं एलिमेंट से जनरेट हो रहे होते हैं। ठीक है जी। सच दैट कि H1 जो है वो AP से जनरेटर होगा, सच दैट AP का जो ऑर्डर है वो Q होगा, और इसका एक और सब ग्रुप होगा जो कि AQ से जनरेटेड होगा, और सच दैट कि Q का ऑर्डर जो है आपके पास P होगा। ठीक है जी। ये क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि पीछे हमने थ्योरम पढ़ रखा है कि साइक्लिक ग्रुप के हर फैक्टर के कॉरस्पॉन्ड उसके यूनिक सब ग्रुप्स, उस ऑर्डर के यूनिक सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। सच डैट कि H1 का जो ऑर्डर है वो आपके पास Q है, और H2 का ऑर्डर जो है आपके पास P है। और यही हमने प्रूव करना है कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है और उसका ऑर्डर कंपोजिट नंबर है, फिर उसके पास दो सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, दो प्रॉपर सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अब क्यू जो है चूँकि n से लेस है, इसका मतलब है कि H का जो ऑर्डर है वो G के ऑर्डर से लेस है। इसका मतलब H1 जो है वो प्रॉपरली कंटेन कर रहा है G के अंदर। ठीक है। इसी तरह आपके पास H2 जो है वो भी प्रॉपरली कंटेन कर रहा है G के अंदर, तो G के पास दो प्रॉपर सब ग्रुप्स आ गए हैं। केस 2, व्हेन G इज़ नॉन साइक्लिक। साइक्लिक के केस में तो हमने प्रूव कर दिया कि ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर जो है कंपोजिट नंबर हो, उसके पास लाजमी दो प्रॉपर सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं।
अब हमने जीज नॉन, अगर ग्रुप जो है नॉन साइक्लिक है तो क्या ये रिज़ल्ट होल्ड करता है, ये हम प्रूव करेंगे कि हाँ जी होल्ड करेगा। व्हेन जी इज़ नॉन साइक्लिक ग्रुप, इसका मतलब जी का एक सिंगल जनरेटर नहीं है, जिसमें कोई एक एलिमेंट जी को जनरेट नहीं कर रहा। नॉन साइक्लिक होने का मतलब यही है ना कि कोई एक सिंगल एलिमेंट जो है जी को जनरेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है जी को अगर हम जनरेटर फॉर्म में लिखें, अगर हम जी को जनरेटर फॉर्म में लिखें तो कम से कम 2 लाजमी इसके जनरेटर्स आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, देन जी हैज़ एट लीस्ट, कम से कम 2 जनरेटर्स लाजमी होंगे इसके। जब इसको हम जनरेटर फॉर्म में लिखेंगे, हैज़ 2 जनरेटर्स ए एंड बी, कम से कम 2 तो ज़रूर होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते लेकिन 2 ज़रूर होंगे। अगर 2 आपके पास अब 2 जनरेटर्स हैं तो आपके पास इनका ऑर्डर जो है कभी भी ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं होगा। ए का ऑर्डर जो है वो कभी भी, ए का जो ऑर्डर है वो कभी भी ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल भी नहीं होगा। इस तरह बी का जो ऑर्डर है वो कभी भी ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं होगा, जो कि एन है। अब ये एलिमेंट्स हैं और ये जनरेटर्स भी हैं, और आपके पास इनके ऑर्डर जो हैं वो ग्रुप के ऑर्डर्स को भी डिवाइड करते हैं। ए का ऑर्डर भी डिवाइड करेगा, बी का ऑर्डर भी डिवाइड करेगा, और एन जो है वो पी क्यू के इक्वल है। इसका मतलब है कि इनमें से एक का ऑर्डर पी होगा और एक का ऑर्डर, ठीक है जी। सपोज करें कि ए का ऑर्डर एम है, M1 है, और बी का जो ऑर्डर है वो M2 है। अब ए से सब ग्रुप जनरेट कराते हैं तो उसका ऑर्डर M1 होगा, और बी से सब ग्रुप जनरेट करते हैं उसका ऑर्डर M2 का होगा। और चूँकि ये ग्रुप के मेंबर्स हैं तो इनके ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास सब ग्रुप जो हैं वो प्रॉपर होंगे, ठीक है। अब हमने कहा कि इनके ऑर्डर जो हैं ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है M1 भी n से छोटा है और M2 भी n से छोटा है, क्योंकि हमने कहा कि जी का कोई भी एलिमेंट उसको जनरेट नहीं करता, ठीक है। तो ए से एक सब ग्रुप जनरेट करवाएं, उसका ऑर्डर क्या होगा M1, और एक आप सब ग्रुप जनरेट करवाएं बी से और उसका ऑर्डर क्या है M2, सच दैट K1 का जो ऑर्डर है वो M1 के इक्वल है, K2 का ऑर्डर जो है वो M2 के इक्वल है। इनके जनरेटर्स के इक्वल होना है ना इनका ऑर्डर। M1 भी n से छोटा है, M2 भी n से छोटा है, तो इसका मतलब है कि K1 जो है वो प्रॉपर्ली कंटेन कर रहा है जी के अंदर, और K2 भी प्रॉपर्ली कंटेन कर रहा है जी के अंदर, ठीक है जी। क्योंकि ऑर्डर कम है, इसका मतलब है इसके पास कम एलिमेंट्स है, इसके पास ज़्यादा है, ये इसके अंदर प्रॉपर्ली कंटेन है कर रहा है। इसका मतलब K1 और K2 इसके 2 सब ग्रुप्स आ गए हैं। इसका मतलब है कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर कंपोजिट नंबर होगा उसके पास लाजमी 2 सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे। Let A and B be subgroups whose orders are relatively prime, then they intersect in the identity subgroup। तो फिर आप यानी कि गिवन क्या क्या है, आपके पास 2 सब ग्रुप्स हैं, A and B आर सब ग्रुप्स ऑफ जी के सब ग्रुप हैं, सच दैट कि इनके जो ऑर्डर्स हैं, सपोज करें इसका ऑर्डर M है, इसका ऑर्डर N है, इनके ऑर्डर जो हैं वो रिलेटिवली प्राइम है, यानी कि उनका जो ओनली डिवाइज़र है वो 1 है, रिलेटिवली प्राइम है। तो फिर आपने शो क्या करना है, शो आपने ये करना है फिर कि दे इंटरसेक्ट इन द आइडेंटिटी सब ग्रुप, यानी कि इनकी जो इन सब ग्रुप्स की, फिर ऐसे जो सब ग्रुप्स हैं जिनका ऑर्डर रिलेटिवली प्राइम होता है उनकी जो इंटरसेक्शन होता है वो सिर्फ आइडेंटिटी ग्रुप होती है, 1 होता है, यानी कि इनकी इंटरसेक्शन सिर्फ आइडेंटिटी ग्रुप होती है।
वो सिर्फ आइडेंटिटी ग्रुप होती है। ठीक है जी, ये शो करना है। प्रूव करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी ले लें। दो सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी एक सब ग्रुप होगा, ए का भी और बी का भी। तो ए इंटरसेक्शन बी और बी दोनों का सब ग्रुप है, दोनों का सब ग्रुप है, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का जो ऑर्डर है वो ए के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा बाय लेग्रांज थ्योरम, और ए इंटरसेक्शन बी चूँकि बी का भी सब ग्रुप है, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का ऑर्डर जो है वो बी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का ऑर्डर क्या है, एम को भी डिवाइड कर रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी जो है ये एन को भी डिवाइड कर रहा है। अब एम और एन हमने कहा रिलेटिवली प्राइम है, इनके जो है वो ओनली डिवाइज़र जो है वो सिर्फ 1 है। इसका मतलब है कि फिर ए इंटरसेक्शन बी का जो ऑर्डर है वो 1 है, और ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 1 हो वो कौन सा होता है, वो आपके पास आइडेंटिटी ग्रुप होता है। और यही हमने शो करना था कि ऐसे सब ग्रुप्स जिनका ऑर्डर रिलेटिवली प्राइम हो वो आपके पास उनकी इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी आती है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास let G be a group and A B belongs to G such that order of A is M, order of B is N, such that M and N are relative prime, A B is equal to B A, then G contains an element of order M N. थ्योरम है आपके पास लेट जी बी अ ग्रुप, जी आपके पास एक ग्रुप है और आपने 2 एलिमेंट्स लिए जी में से, सच दैट कि ए का ऑर्डर एम है, बी का ऑर्डर एन है, और एम और एन रिलेटिवली प्राइम है। फर्दर ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, तो फिर शो क्या करना है आपने, G contains an element of order Mn. G contains an element of order Mn, तो G के पास एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर Mn होगा। हमने ऐसे एलिमेंट की एग्जिस्टेंस शो करनी है। प्रूव करते हैं। ए का ऑर्डर m है जिसका मतलब है a की पावर m इज इक्वल टू e। बी का ऑर्डर n है जिसका मतलब है b की पावर n इज आइडेंटिटी। अब हम इन दोनों की प्रोडक्ट लेते हैं। अब देखो बेटा, अगर हम a से सब ग्रुप जनरेट करवाएं h, उसका ऑर्डर क्या होगा, m होगा, और b से एक सब ग्रुप जनरेट करवाएं तो उसका ऑर्डर क्या होगा, n होगा। अब ये 2 सब ग्रुप्स हैं, इनके ऑर्डर इनके जनरेटर्स के इक्वल हैं, इसका ऑर्डर m है, इसका ऑर्डर n है। अब ये 2 सब ग्रुप्स हैं जिनके ऑर्डर जो है वो रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि इन सब ग्रुप्स की जो इंटरसेक्शन होगी वो आइडेंटिटी होगी। अभी अभी हमने प्रूव किया है। हम एक एलिमेंट लेते हैं ए बी और हम शो करवाएंगे कि इसका ऑर्डर जो है वो mn होगा। तो फिर जी के पास एक ऐसा एलिमेंट आ जाएगा कि जिसका ऑर्डर mn होगा। इसकी पावर mn ले लें और हम शो करेंगे कि ये आइडेंटिटी, ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए आपके पास ये आइडेंटिटी बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप ए बी को mn टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए बी mn टाइम्स, इसको कितनी दफ़ा लिखा है, mn टाइम्स, जितनी पावर है उतने टाइम्स लिख लिया।
अब एसोसिएटिव लॉ मैं इस तरह से लगाने लगी हूँ, ब्रैकेट में इन पे शिफ्ट करने लगी हूँ, सच दैट इधर भी कोई बी होगा जो कि ए के साथ पेयरिंग करेगा। इससे पहले भी कोई बी होगा जो कि ए के साथ पेयरिंग करेगा। जैसे इस ए से पहले बी है, इस ए से पहले बी ए को आप लिख लें ए बी, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए बी बी। अब फिर ब्रैकेट जो है वो बी ए के ऊपर शिफ्ट कर दें। ये ए स्क्वायर बी ए, इस बी के बाद भी ए होगा उसके साथ, ये बी स्क्वायर और इस ए से पहले भी एक बी होगा उसके साथ, इसकी पेयरिंग करती है। ठीक है जी। फिर बी ए जो है वो ए बी के इक्वल है, ए बी बी स्क्वायर, ये क्या बन गया ए क्यूब बी ए ये बी क्यूब, इस ए से पहले भी कोई बी होगा। इसी तरह से आप जो है वो बार बार ब्रैकेट चेंज करते रहें, बी ए को ए बी में कन्वर्ट करते रहें, तो आप देखेंगे सारे ए जो है वो एक साइड पे हो जाएंगे, सारे बी जो है वो एक साइड पे हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से ये आप इनको इंटरचेंज करते रहें तो सारे ए एक साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे और सारे बी जो है आपके पास एक साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे। ये क्या है, अब आप इसको लिख सकते हैं ए की पावर एन की, ए की पावर एम की पावर एन, बी की पावर एन की पावर एम। ए की पावर एम क्या है, आइडेंटिटी, क्योंकि ए का ऑर्डर हमने क्या सपोज कर रखा है एम। बी की ऑर्डर क्या है एन, बी का ऑर्डर आपके पास एन है, तो वो क्या होगा, वो भी आइडेंटिटी। तो ये क्या हो गया आइडेंटिटी। तो आपने देखा कि सी एम एन जो है वो आइडेंटिटी बन गया है। अब हमने प्रूव करना है कि ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ये आइडेंटिटी बन जाता है। यानी कि इससे छोटा कोई भी आप इंटीजर लें और उसको सी की पावर बनाएं तो वो कभी भी आइडेंटिटी नहीं बनेगी। यानी कि अब हमने शो करना है कि ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए आपके पास सी की पावर जो है वो आइडेंटिटी बन रही है। अगर आप इससे छोटा कोई भी इंटीजर लें और सी की पावर बनाएं तो वो कभी भी आइडेंटिटी नहीं बने। सपोज करें कि आपके पास एल है एक इंटीजर जिसके लिए जो है आपके पास सी की पावर जो है वो आइडेंटिटी हो जाती है। इसका मतलब है सी किसके इक्वल है ए बी, इसका मतलब ए की पावर जो है वो एल है। ऊपर वाले प्रोसीजर से आप शो कर सकते हैं कि इन पावर्स को अलग-अलग किया जा सकता है। ये आप पावर्स उसी वक्त अलग कर सकते हैं जब ए बी जो है वो बी ए हो, अदरवाइज़ आप इसको नहीं कर सकते। जैसे आपने यहाँ पे यूज़ करके देखा कि ए बी की पावर कॉमन थी एम एन, आपने ये प्रोसेस यूज़ करके इनकी पावर्स अलग-अलग कर ली। तो इसी प्रोसेस से ही हमने कहा कि हमने इसकी पावर्स अलग-अलग। आमतौर पे आप अलग-अलग नहीं कर सकते जब तक ए बी जो है बी ए के इक्वल ना हो। ठीक है जी। बी इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें, ए की पावर एल इज इक्वल टू बी की पावर माइनस एल। अब ए जो है किसको एज को बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब ए एल जो है वो एज का एलिमेंट होगा। बी जो है वो के को बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब बी की पावर माइनस एल के को बिलोंग करेगी। अब ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है ये के को भी बिलोंग कर रहा है, ये के को भी बिलोंग कर रहा है और ये एज को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास ये एलिमेंट जो है एच और के दोनों में है तो उनकी इंटरसेक्शन में भी आ गया है।
ये एलिमेंट के पास भी है, एच के पास भी है, तो इसका मतलब है कि ये इनकी इंटरसेक्शन में भी है। इंटरसेक्शन क्या है, ए की पावर एल इज इक्वल टू बी की पावर, इसका मतलब है ए की पावर एल भी आइडेंटिटी है और बी की पावर ये भी आइडेंटिटी है। इसका मतलब बी की पावर एल भी आइडेंटिटी है। लेकिन हमने क्या कहा, ए का ऑर्डर तो एम है। इसका मतलब है कि एम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है और एम जो है वो एल को डिवाइड कर रहा है। और बी का ऑर्डर आपके पास एन है, इसका मतलब है एन जो है वो एल को डिवाइड करता है, क्योंकि ये लीस्ट एन जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए वो आइडेंटिटी बन सकता है। ठीक है, इसका मतलब है एम एन डिवाइड्स एल, तो इसका मतलब है कि एम एन वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए सी एम एन जो है वो आइडेंटिटी बन सकता है। इसका मतलब है कि सी का ऑर्डर जो है आपके पास एम एन है। इसका मतलब सी का ऑर्डर जो है आपके पास एम एन है, तो सी एक ऐसा एलिमेंट आ गया है जिसका ऑर्डर एम एन है, और यही हमने शो करना था। देन जी कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एम एन।